नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट पे आज मेरे साथ 3 ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनके जब भी आपने कोई काम देखे होंगे तो आपके दिमाग की स्पॉटलाइट उनके काम पर या उनकी पर्सनालिटी पर ज़रूर गई होगी। मेरे साथ आज हैं अभिषेक बनर्जी, तारा सुतारी और राजपाल यादव। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे मैं बोल रहा था कि जो दिमाग की स्पॉटलाइट है वो आपके ऊपर जाती है जब आपका काम देखते हैं, लेकिन अभी जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो मेरी स्पॉटलाइट पहले इस पोस्टर पे गई जो आपका पोस्टर है जी। और यहाँ मुझे लगा कि आपके गले में सिर्फ एक लॉकेट डालने की जरूरत है, बिल्कुल रंजीत वाला लुक आ रहा है। नहीं, मुझे बहुत साल पहले मेरे दोस्त हैं अंशल लाल फिलौरी में, वो मुझे बोलते थे तू रंजीत बनेगा, तू रंजीत बनेगा। तो आई थिंक उनका सपना पूरा हुआ है। आज उनका सपना पूरा हो गया। खैर, ये तो उनके सपने की बात हुई, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं इस फिल्म के बारे में, अपूर्वा के बारे में, कि हर एक्टर की एक भूख होती है, वो अपने आप को ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहता। जब इस फिल्म के लिए आपके पास लोग आए होंगे, आपको आपने अपने कैरेक्टर में से क्या दिखा जिसके लिए आपने इस फिल्म के लिए हाँ कहा? आई थिंक आपका तो मुझे मालूम है। भूल भुलैया 2 रिलीज हुई और दूसरे दिन मुराद भाई तीसरे दिन फोन आया और बोले कि फिल्म एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगे और बोले कि फिल्म अब और भी तो करनी है। तुमने हाँ बोले वो मिलना है। और मैं गया और बिलीव मी, मुझे तब तक नहीं पता था, मुझे लगा कि एक और एंटरटेनिंग रोल मतलब उस कॉमिक इंटरल्यूड के साथ। लेकिन जब ये स्क्रिप्ट और फिर मैं निखिल से मिला और निखिल का फिल्म के प्रति जितना सीरियसनेस और रियल लाइफ में उससे ज़्यादा सीरियस, तो मुझे लगा कि नहीं राजपाल यहाँ पे गंभीर होना पड़ेगा। और वो आई थिंक इनफ रीजन है कि भूल भुलैया 2 जैसा एक कैरिकेचरिश रोल और एक तरफ बिल्कुल रियलिस्टिक पैटर्न का रोल, और ये हमारे लिए तो ना करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। और थैंक यू बोला मैंने सबको कि आपने मुझे इस लायक कि हम ये कैरेक्टर जी सकते हैं। राइट, तो ये लायक पे मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, उससे बाद में आऊँगा, पहले तारा से पूछता हूँ। आई थिंक एक्चुअली हमेशा से मेरी इच्छा रही है कि मैं एक ऐसी फिल्म करूं, और एक ही नहीं, मुझे बहुत सारी ऐसी फिल्में करनी है। शायद जो परसेप्शन है वो है कि मैं ग्लैमरस हूँ या ऐसे टिपिकल। ये सुंदर दिखना भी जो है आज की डेट में खतरनाक है कि मैं ग्लैमरस नहीं, बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी एक्साइटिंग, इट्स वेरी फन। लेकिन हमेशा से मुझे ऐसा ही कुछ करना था जिसमें आई वुड ऑल्सो बी एक्साइटेड टू सी द फिल्म। और अपूर्वा का जो किरदार है वो एक्चुअली बहुत ही सिंपल लड़की है, बहुत ही आम लड़की है, गर्ल नेक्स्ट डोर जो बोलते हैं, दैट इज़ अपूर्वा। लेकिन उसके साथ जो होता है एक दिन में एक रात में, एक्चुअली कहानी एक दिन और रात की है कि क्या हो सकता है एक आम लड़की के साथ, जो एक्चुअली कैन हैपन टू एनी ऑफ अस। और जो होता है, जो एक्चुअली ट्रेलर में भी नहीं दिखाया है हमने पर्पसली, और फिल्म में ऑब्वियसली है, बहुत ही कठिन यात्रा पे जाती है अपूर्वा, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट जो होता है उसके साथ, बट एज अ परफॉर्मर वेरी एक्साइटिंग। तो उसी वजह से जब निखिल सर नरेट कर रहे थे मुराद सर के साथ, जब मैं गई थी पहली बार, बिफोर द एंड ऑफ द फिल्म, अंत से पहले मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि दिस इज़ द काइंड ऑफ ड्रीम रोल कि आई थिंक जो सारे यंग एक्टर्स हैं उनको करना ही है। तो आई थिंक इट्स माई 5th और 6th ईयर इन द इंडस्ट्री, और मुझे ये फिल्म अब मिली है आई थिंक एट द परफेक्ट टाइम इन माई लाइफ। तो मुझे करना ही था, एंड आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड नाउ फॉर पीपल टू वॉच इट। जी, आपको करना ही था, इसको भी अंडरलाइन कर लेता हूँ। अभिषेक बताइए। मेरा क्या अंडरलाइन होगा, मैं वो सोच रहा हूँ। नहीं, मैं सर एक्चुअली बचपन से ही ना, मैं बॉलीवुड की जब फिल्में देखता था, और मुझे एक चीज़ फिल्मों में हमेशा जो अट्रैक्ट करती थी वो थी एक स्टाइल, एक फ्लेयर, जो यहाँ दिख रहा है पोस्टर। जी, फ्लेयर और स्टाइल, और वो एनिग्मा जब मैं बच्चन सब को हम में देखता था या अलग अलग एक्टर्स को अलग अलग फिल्मों में, तो मुझे हमेशा से एक दिली तमन्ना थी कि यार मुझे ये करना है, मुझे ऐसी वॉक लेनी है, इस तरह से घूमना है स्लो मोशन में। तो ये सब दिमाग में आपके चलते हैं, पर ऑब्वियसली जब बड़े होते हो तो तकनीक बदल जाता है, स्टाइल ऑफ एक्टिंग बदल जाता है, स्टाइल ऑफ शूटिंग बदल जाता है। वी आर नॉट एज ड्रामेटिक एज वी यूज्ड टू बी, बट देन स्टिल वन थिंग विच इज़ नॉट लेफ्ट मूवीज इज स्टाइल, एंड आई फील दैट वाज द मेन रीज़न व्हाई आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डू सुखा, क्योंकि और कोई चीज़ है नहीं टू लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज ही इज सो बैड, और लाइक ही इज सो लाइक डार्क दैट यू डोंट वांट टू एसोसिएट विद हिम, यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट हिम, यू डोंट वांट टू फॉल इन लव विद द कैरेक्टर। सो द ओनली वे फॉर मी टू लव द कैरेक्टर वाज द स्वैग, एंड आई थिंक उसलिए मैंने ये बिल्कुल हाँ करी, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू डू अ लॉट ऑफ एक्शन थ्रिलर्स इन माई लाइफ।
So तो आपने किए कर लिए हैं वैसे? नहीं सर, ये फिल्मों ठीक-ठाक। वाला एक्शन थ्रिलर इज समथिंग डिफरेंट, लाइक Yeah. which is as I said that many people think probably मैं obviously मतलब I tried to be a realist actor, but at the same time I think I have a very जैसे कहते हैं बहुत strong commercial bend और mindset भी है, so I want to do those action films where people would not expect me to do it. अगेन अंडरलाइन कमर्शियल एक्सपेक्ट। Exactly, ये so- तीनों चीजें जो है वो मिलती हैं आपकी। उन्होंने कहा लायक, इन्होंने कहा मैं करना चाहती हूँ, लोग मुझे ग्लैमरस रोल में देखना चाहते हैं, सेम तरह की बात आपने बोली। जी, पहले मुझे ये बताइए, आप कास्टिंग भी करते हैं, जी कितना सही है प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के लिए कास्टिंग तो अभी कुछ सालों से शुरू हुए हैं इंडस्ट्री में, कि जो आपकी अपीयरेंस है, जैसे उन्होंने कहा ग्लैमरस, उन्होंने कहा मैं लायक नहीं था, आपने कहा मैं करना चाहता हूँ वैसा, वो अंदर कहते हैं ना सूरत और सीरत की बात करते हैं हम, एक्टिंग के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है लुक्स कि आप ऐसे हैं तभी आप उस तरह के कैरेक्टर कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, जो आप दिख रहे हैं उसी में आपको ढालना चाहते हैं लोग? आसान होता है, इट्स ईजियर। तो हम आसान रास्ता पकड़ते तो हैं। हाँ, मतलब आई थिंक जब भी आप कोई भी फिल्म बना रहे हैं तो मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी कि कास्टिंग प्रोसेस जो होता है वो भी एक फिल्म का ही प्रोसेस है, उसको हमेशा अलग से देखा जाता है। तो जो ऑडिशंस भी हो रहे हैं या जो लोग आ रहे हैं, बहुत बार डायरेक्टर्स को भी शायद नहीं पता होता है कि वो क्या कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी नहीं पता होता है वो क्या ढूंढ रहे हैं। एक छवि होती है, एक आर्क होता है, स्क्रिप्ट पढ़ के आपको कुछ कैरेक्टर का एक इमेजेस आते हैं, कहानी पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में 10 इमेजेस आ सकते हैं। रॉबिन हुड का जो इमेज आपके पास आएगा वो शायद मेरा आपके नहीं पास अलग है, होगा, जी। वो शायद इनका नहीं होगा। तो सबके अलग अलग आइडियाज़ होते हैं। अब क्या तरीका है ये समझने की चारों को एक ही रॉबिन हुड पसंद आया कि आप ऑडिशन करें, तो आप लोगों को बुलाते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाते हैं, फिर परफॉर्मेंस देख के फाइनली आप शॉर्टलिस्ट करता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है वो उस फिल्म का प्रोसेस है। तो जो रिजेक्ट भी हो रहे हैं वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली उस फिल्म मेकिंग के प्रोसेस हैं, क्योंकि उनके शायद ऑडिशन को देख के हमें कोई और आइडिया है। Right. So that is But how- बेचारे उनसे पूछिए, वो तो कहते हैं यार जी जी reject बिल्कुल हो बिल्कुल, गया आगे। वो रिजेक्शन तो आई थिंक सबसे पहली चीज हमें जो माननी पड़ेगी जी। इस इंडस्ट्री में आने के लिए। कि आप ज्यादा रिजेक्ट ही होने वाले, और जब आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे तब भी आपको ऐसे ऐसे रिजेक्शंस मिलेंगे जो आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि यार काम मिलने के बाद या काम शायद जो बोलते हैं ना प्रूव करने के बाद भी हमें इस तरह के रिजेक्शंस मिलेंगे या इस तरह का नोशन होगा या जजमेंट होगा। तो दैट इज समथिंग विच आई थिंक एवरी एक्टर इज फाइटिंग थ्रू आउट हिज लाइफ। I mean, we all talk about SRK, and he has been saying that he wanted to do action hero. He wanted to be an action hero. It took him how many years to finally, like, you know, get, like, you know, a film like Jawan और पठान जो मतलब, you know, action space में उनका एक अलग उनका भी एक स्ट्रगल चल रहा है। exactly. So I feel every actor is going through some kind of or the other struggle, because वो चाहे नीचे पे हो, बीच में हो, ऊपर हो, सबका सेम चल रहा है। वो लुक्स जब तक ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी किसी हीरो को एज एन एक्शन हीरो, चाहे आप कितनी बार भी कर लो, नहीं होगा। ये तारा ज़्यादा बेहतर जवाब देंगी, राजपाल बेहतर जवाब देंगे इसका। करण जौहर से आप स्टार्ट करती हैं। आपने कहा मैं ग्लैमरस दिखती हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती, आप वो करने के लिए तड़प रही हैं जो ये करते हैं, ये वो करने के लिए तड़प रहे हैं जो आप कर रहे हैं, है ना। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि ये करने के बाद भी जो रिजेक्शन की बात इन्होंने की, वो रिजेक्शन अब करण जौहर जैसे प्रोड्यूसर अगर आपको लॉन्च करता है तो आपको आगे आपको फेस करना पड़ता है। और राजपाल इतना काम करने के बाद रिजेक्शन तो नहीं होता, तो आपको सिर्फ बुलाया जाता है भाई आपके लिए कैरेक्टर है ना। आपको कितना मुश्किल होता है कि भाई मुझसे कुछ और करवा लो जो आपको यहाँ करवाया गया? जी, ये मेरी बहुत ईमानदारी से 20 साल से मेरी यही फाइट है। और एक्चुअली मैं बताऊँ, थिएटर में भी मेरी यही फाइट थी और मुझे कुछ आसानी से मिला नहीं, और मैं मेंटली उसके लिए बहुत प्रिपेयर हूँ कि हमें अवसर की तलाश है, आपकी नहीं। और अवसर मिला तो बस इतनी वो रहे, सिंक्रोनाइज रहे कि हम उसका सदुपयोग कर पाए। जी। तो क्योंकि एक होता ना कि ऑड लड़के या लड़की, उसके लिए कुछ चीज़ें थोड़ी सी फाइटिंग वाली होती है तो कुछ आसानी से मिलती है। वैसे जिनको एक लड़का, एक 6 फीट का लड़का है, एक 5 फीट 2 इंच का लड़का है, 100% बहुत सारी, अगर मैं ही डायरेक्टर हूँ तो भी 50 तरीके की चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खूबसूरती के लिए बिठानी पड़ती हैं, क्रिएटिविटी के लिए, एस्थेटिकली बिठानी पड़ती हैं प्रशांत भाई, जिसमें हम एज ए इंडिविजुअल सोचते हैं कि मैं यहाँ पीटूँ, मुझे क्यों नहीं रखना, लेकिन डायरेक्टर सोच रहा है कि यार ये लड़का, ये लड़की, तो ये कुछ ऑड चीज़ें। और जीवन में, दुनिया में सब कुछ ऑड है,
राइट। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पिछले 20 साल में मुझे ये मालूम है कि अगर मुझे कोई रोल करके दिखाना है तो जितना आप सोचें उससे 10 गुना मैं अपने बारे में सोचूं कि मुझे ये करके कैसे दिखाना है। तो हो सकता है कभी आप डायरेक्टर हैं, आपने बुला लिया और मेरा वही रोल यूटिलाइज हो गया। अपूर्वा भी एक इंसिडेंट है हमारे। जी जी जी। और और मैं तारा के बातों से पहले एक बात मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। बहुत टाइम पहले मैंने पेंटल साहब का इंटरव्यू किया था। उन्होंने मुझे कहा कि कॉमेडी करते थे पेंटल साहब फिल्मों जी, में, जी, तो जी, पेंटल जी। साहब ने कहा कि यार मुझे पेड़ पे चढ़ा दिया और मुझे कहा आप कुछ कर दो तुम। इस तरह का जब आप कॉमेडी एक्टर होते हैं इस तरह का झेलना पड़ता है, इस तरह की सिचुएशंस आपको झेलनी पड़ी हैं? नहीं झेलनी पड़ी क्योंकि हमने मना कर दिया, क्योंकि हमारी अपकमिंग स्टैंड अप से नहीं है। मैं बहुत ही ऑनेस्ट, आज तक जितने भी 50 कार्यक्रम कि मैं सिर्फ कॉमेडी स्टेज पर खड़े होकर नहीं कर पाता। स्टेज में थिएटर कर सकता हूँ और सिनेमा में मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, लेकिन सिनेमा भी नहीं है और थिएटर भी नहीं है और आप बोल दो कुछ भी कर दो, मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं वो बात कर लो। ये लेकिन सही बात। जी तारा, जो मैंने सवाल पूछा था। जी, रिजेक्शन तो आई थिंक हम सब फेस करते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बाद ज़्यादा रिजेक्शन नहीं, लेकिन काफ़ी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स मैंने फेस किया है। आई थिंक मेरे लिए Disappointment बहुत, किस लिए? आई थिंक जो जिस तरह से मुझे शायद एक बॉक्स में Fit कर लोगों दिया। ने फिट किया Frame है कर दिया। फॉर सम रीज़न। आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ क्यों, क्योंकि आई थिंक जो जब हम पहली फिल्म करते हैं और उसके बाद जो जिस तरीके से हम यंग एक्टर्स अपने खुद को प्रेजेंट करते हैं, आई थिंक उस वजह से आई थिंक पीपल पुट मी मे बी इन अ लिटिल बिट ऑफ अ बॉक्स। कई सालों से ये हो रहा है एंड आई एक्चुअली, मेरी आशा और इच्छा यही रही है कि प्लीज़ डोंट पुट मी इन दैट बॉक्स, बिकॉज आई एम अ परफॉर्मर फर्स्ट। उसके बाद ये सब ग्लैमरस वैमरस ऑल दैट इज़ ऑल ग्रेट, लेकिन वी आर परफॉर्मर्स फर्स्ट, वी आर हियर टू एक्ट। एंड जो जॉब है, जो काम है, वो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है। सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्व वही है। नथिंग एल्स फॉर मी ट्रम्प्स द एक्चुअल वर्क ऑफ इट। एंड आई एम रियली हैप्पी कि फाइनली अपूर्वा में, आई थिंक तड़प में भी आई गॉट टू तड़प शोकेस में अ लॉट जो ऑफ, अभी स्पॉटलाइट की बात मैंने अपने इंट्रो में कही, वो तड़प की वजह से ही मैंने कही जी, आपको। आई थिंक उस फिल्म में भी मैंने दिखाया कि आई कैन प्ले समवन दैट यू डोंट एक्सपेक्ट एट ऑल। एंड आई होप कि अब और भी फिल्म्स मिलें वेयर आई कैन शोकेस दिस, बिकॉज यही मेरे लिए एक्साइटिंग है। एक चीज पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जी। जैसे मैंने कहा करण जौहर आपको जब लॉन्च करते जी। हैं, डायरेक्टर्स एक इमेज बना लेते हैं आपकी उस फिल्म के हिसाब से। जी बिल्कुल। कास्टिंग डायरेक्टर्स शायद बुलाने से घबराते होंगे कि अरे अरे तो करण जौहर की हीरोइन है, ये हमारे वो भी ऑडिशन कई बार देने हुआ आएगी है। नहीं। जी जी जी, नहीं बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ भी है। आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री में इट्स इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट इंडिविजुअली विद पीपल, Yes, ताकि totally. वो आपको जाने। मैं क्योंकि कभी कभी मैं बहुत शाय हुआ करती थी, आई डिड नॉट पर्सनली रीच आउट, क्योंकि मैं डरती थी, काफ़ी सारी चीज़ों से मैं डरती थी। तो और मैं सोचती थी कि इफ़ आई रीच आउट विल दैट लुक बैड, विल दैट नॉट बी करेक्ट, लेकिन वो सही नहीं है। एंड आई हैव लर्नड दैट। मेरी जो जर्नी रही है, कभी कभी जब कठिन रही है, आई हैव लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स एंड आई नाउ नो कि अच्छा मुझे लोगों को रीच आउट करना है। आई वॉन्ट देम टू नो कि मुझे ऐसा ही काम करना है। सिर्फ वो ग्लैमरस रोल्स, एंड वो उसमें भी मज़ा है, लेकिन इसमें मेरे लिए ज़्यादा मज़ा है। अभिषेक आपसे पूछना चाहूंगा, जी सर। जब आपके पास प्रोड्यूसर डायरेक्टर आते होंगे, जी। वो पहले कहते हैं कास्टिंग करो या एक्टिंग करो? नहीं, वो पहले एक्चुअली वो कंफ्यूजन बीच में थोड़ा टाइम हुआ था। कि बहुत बार ऐसा आई थिंक डायरेक्टर्स को लगता था या मेकर्स को लगता था कि शायद मैं इतना लालची हूँ एक्टिंग के लिए कि मैं कास्टिंग भी बट ये करूँगा। पूरी इंडस्ट्री को लगता है क्या कि चीज़? जितने कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, अभी मैं किसी एक एक्टर का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने बोला कि जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो या तो एक्टिंग करना चाहते हैं या फिर उनको नहीं पता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका थिएटर का प्रोसेस है, मैं आपको जानता हूँ, इवन मुकेश, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं जो किसी प्रोसेस से नहीं आए हैं, उनको नहीं पता है। क्योंकि कास्टिंग में एक्चुअली किसी प्रोसेस से आना ज़रूरी है, ये मैं नहीं मानता। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको कहानियाँ पसंद हैं और अगर आप अपने Imagine कर इमेजिनेशन को यूज़ कर सकते हैं तो कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर बन सकता है। हाँ, बहरहाल बात अलग है कि अगर मैं ट्रेनिंग लेकर आया हूँ एक्टिंग की, या कोई और डायरेक्शन के स्पेस में जाना चाहता है, कोई राइटर है, जैसे हनी भाई हैं, हनी भाई अब डायरेक्टर हैं, तो ऑफकोर्स लाइक कास्टिंग, आई डोंट नो कितने लोगों का सपना होगा कि मैं बड़ा होकर कास्टिंग डायरेक्टर बनूंगा।
तो एक प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए एक बड़ी नया HOD डिपार्टमेंट था जब मैं बॉम्बे आया था आज से 12-13 साल पहले। 2008 में आए थे। 2000 अरे वाह 2008 में। तो उस टाइम पर मैं भी तभी आया था। अच्छा तो उस टाइम पर मुझे लगता है कि पहली बार ये नया इस तरह का एक HOD डिपार्टमेंट बन रहा था कमर्शियल फिल्मों में खासकर। फर्स्ट फिल्म तो आपके तिग्मांशु साहब ने की नहीं थी। बिल्कुल, उसमें हनी भाई थे, सॉरी तिग्मांशु भाई ने कास्टिंग की थी। देन 1971 हनीत रेहान, गौतम खिमचंदानी, देन अनुराग कश्यप केम विद ऑल दिस ब्लैक फ्राइडे, देव डी एंड गौतम, माय बॉस एंड माय सीनियर, ही वाज द कास्टिंग डायरेक्टर, नंदिनी श्रीकांत, अनु शर्मा, हाँ, बहुत सारे लोग आ गए। नाउ द थिंग इज दैट ये आई फील कि जैसे मेरे लिए भी उस टाइम पर एक पार्ट टाइम जॉब था, मैं उसको फुल टाइम जॉब की तरह कभी नहीं देखता था, क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ अब बहुत सारे ADs हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, जो उसको पार्ट टाइम जॉब की तरह ही देखते हैं, बिकॉज उनको कुछ करना कुछ और है, यू नो। सो देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पीपल आर इन दिस फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी माइट हैव अ डिफरेंट ड्रीम, पर आप ये बताइए कि उनके उस सपने की वजह से क्या उनका कास्टिंग खराब है? तो अगर वो चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है तो आई थिंक सपने में आदमी कोई भी रो सकता है और जो भी काम करना चाहे लाइफ में कर सकता है। और चूल्हा चलाने के लिए भी चीज़ चाहिए। बिल्कुल चलाने के लिए नहीं हो सर, चाहे खेल हो चाहे सिनेमा हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट से आए आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपकी टीचर जनता है, उससे नंबर लेने पड़ेंगे कि भाई आप जो काम कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन जो ये दिखा रहे हो इसमें ठीक हो या नहीं हो या कितने ठीक हो। तो आई थिंक इसमें ना कुछ शॉर्टकट चल नहीं सकता, चाहे आप किसी भी उससे आओ। अगर आप डिजर्व करते हो तो पब्लिक इतनी समझदार है, जनता जनार्दन, वो लॉजिक नहीं बताएंगे लेकिन कतई करेक्ट नंबर आपको देते हैं। तो खाली एक्टिंग में नहीं, मेरे ख्याल में हर फील्ड में चीज लागू होती है। आपको प्रूव करना पड़ता है, चाहे हम जर्नलिस्ट हो हमें भी प्रूव करना पड़ता है, आप लोगों को भी प्रूव करना पड़ता है। और इस फिल्म के साथ भी आप कुछ ना कुछ प्रूव करेंगे, अपूर्वा के साथ प्रूव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, thank you so थैंक यू much. प्रशांत भाई।